आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर और मैं हूं मोनी सनवर। आज बिहार की सियासत में बड़ी हलचल चल रही है। मंच पर महागठबंधन और चेहरा तेजस्वी यादव का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बोले कि अब एनडीए बताए कि उनका नेता कौन है। तो क्या तेजस्वी यादव वो चेहरा है जो एनडीए को चुनौती देंगे या सिर्फ पोस्टर पॉलिटिक्स है? सवाल ये भी। दो डेप्यूटी सीएम का ऐलान, क्या ये जातीय समीकरण की सियासी कहानी है? और गहलोत के इस बयान से क्या नीतीश कुमार का कद वाकई घटा है? आज रात बिहार की सियासत के चेहरे और चरित्र दोनों पर सीधा सवाल करेंगे और सीधी बात करेंगे आज मुंसिफ टीवी के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता दिनेश पाल और मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद। आप का दोनों का इस्तकबाल मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले दिनेश जी आपकी तरफ और चर्चा शुरू आप ही से करता हूं। और बड़ा अहम सवाल दिनेश जी, तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित होने के बाद बिहार में क्या नई सोच दिखेगी या ये सिर्फ गठबंधन की मजबूरी है? क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर इस तरह का इल्जाम लगा रही थी कि तेजस्वी जी को मौका कांग्रेस ने नहीं दिया है बल्कि डर ने दिया है। तो क्या ये बात एनडीए सही कह रहा है? देखिए, आप शुरू से हम लोग कहते रहे कि हम लोग जब भी चेहरे घोषणा होगा सार्वजनिक रूप से सामाजिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और बताएंगे। और अभी हम लोग कह रहे थे कि चुनाव में हम सीएम चेहरा के साथ ही जाएंगे। सीएम चेहरा चुनाव से पहले तय होना था ही। और हम सब जान रहे थे कि सीएम चेहरा कौन है। बिहार की जनता भी जान रही थी। आप एक सामान्य व्यक्ति से भी अगर पूछते कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन है तो तेजस्वी जी का नाम बताता, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी का कोई दावा भी नहीं था। तो ये हम लोग जान रहे थे, लेकिन बार बार विपक्ष के लोग यानी कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस नहीं मान रही है, या मीडिया के लोग बार बार सवाल कर रहे थे। हम लोग आश्वस्त थे और जनता भी आश्वस्त थी कि उस धड़े से यानी उस महागठबंधन से सीएम चेहरा कौन हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए का लोगों में तो सीएम के कई दावेदार थे, उनमें सीएम मान भी नहीं रहे हैं। आप अगर उनके नेताओं का बयान देखिए एनडीए की स्थिति, तो उन लोगों ने तो उसी मौर्या लोक में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए वहां इन लोगों ने टाइमिंग रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लोग नहीं कर पाए। और आप देखे होंगे अमित शाह जी का बयान, चिराग पासवान जी का बयान, जो कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद विधायक दल के बैठक में सीएम चेहरा तय करेंगे, यानी कि नेतृत्व की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, यही सवाल मैंने इसी डिबेट में प्रोग्राम में मैंने भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछी, जेडीयू के प्रवक्ताओं से पूछी। उन्होंने कहा कि मुझे मतलब वो ये बात कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन को ये कंफ्यूजन क्यों है, या मीडिया को क्यों कंफ्यूजन है कि महागठ इसका बीजेपी का या एनडीए का कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और रही बात अमित शाह के उस बयान की, तो उन्होंने इस बात पे ये तर्क दिया था कि भाई हम जो हैं एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो लोकतंत्र के होने की वजह से हम डायरेक्टली, क्योंकि सारे इतने सारे हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो हम कैसे कह दें कि जो हम ये सारे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी बैठ के। देखिए, आप जो कह रहे हैं इंडिया की बात जो घुमा रहे हैं लोग, ऐसा लोगों को कंफ्यूजन किए हुए हैं, क्योंकि उनका जो अतीत है, कई बार अतीत की तरफ लोग देखता है और उससे अनुमान लगाता है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में इन्होंने उन सीधे साहब के चेहरे पर नेतृत्व में चुनाव लड़ा इन लोगों ने। जब मतगणना हुआ और इनके पक्ष में फैसला आया तो फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद आप केंद्र सरकार का चुनाव, लोकसभा चुनाव पर ध्यान दीजिए। लोकसभा चुनाव जब भी हुए हैं, कभी नहीं हुआ कि एनडीए सरकार, मोदी सरकार, आप नारा सुनेंगे मोदी सरकार। और जब 20 का चुनाव देखेंगे तो उस समय भी तो लोकतांत्रिक थे। उस समय लोकतांत्रिक नहीं थे क्या? उस समय लोग मंच से हर रहे बोलते थे नीतीश जी सीएम है और नीतीश सरकार आएगी। और अभी आप अगर विज्ञापन भी देखेंगे एनडीए का तो बार बार घूमेगा एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं, एनडीए सरकार। तो यह, और अमित शाह ने, चिराग पासवान जी भी बोले हैं, और चिराग पासवान जी से पहले उनके जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण भारती जी, सांसद है जमुई से, वो खुद भी कई बार कह चुके हैं कि चिराग जी सीएम कैंडिडेट हैं। और आप उपेंद्र कुशवाहा जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नीतीश जी की पार्टी चुनाव बाद बिखर जाएगी अगर अपने बेटा को नहीं लाते हैं तो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो यह स्थिति। उसके बाद आप एक चीज और देखेंगे, सीट शेयरिंग से लेकर उसके बाद आज तक ऐसा आप एक तस्वीर बता दीजिए जब नीतीश जी और चिराग जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी और भाजपा के नेता बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हो, ऐसा नहीं दिखेगा। यानी दूर दूर तक कहीं नीतीश जी उस फैसले में, बातचीत में
दिख नहीं रहे लेकिन हैं। अमित शाह तो जी यह आए और जाहिर नीतीश सी कुमार बात से है। मुलाकात करी उन्होंने, बहुत बिल्कुल। अच्छे से बैठ के बात हुई है सारी चीजों की। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, भाजपा प्रवक्ता। एनडीए नहीं था, वहाँ एनडीए नहीं था, केवल अमित शाह जी थे, एनडीए पूरा नहीं था। चिराग पासवान जी का साथ बताया, चिराग पासवान जी हाँ नाराज थे तो उनको मनाने के लिए भाजपा के नेता वहां पर जा रहे थे। ठीक है। उपेंद्र जी कुशवाहा नाराज हुए तो उनको उठा के यहाँ से दिल्ली ले जाएगा भाजपा के, जदयू और नीतीश जी नहीं, नीतीश जी के भी 3 नेता जो है, विजय चौधरी जी, लल्लन सिंह जी और संजय झा जी, वो तीनों भी भाजपा की तरफ कैसे झुकाव, कैसे उनके माध्यम से हैंडल किया जा रहा है। और आप देखे होंगे कि झा जी कैसे एक आम लोगों के बीच मंच पे नीतीश जी का हाथ पकड़ चलिए रहे ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक ऐसी ठीक स्थिति आ गई है, आप समझ ठीक सकते है। हैं। मैं तो इस बार हम लोग आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश सहनी जी का सुनिए, मुकेश सहनी जी पे लोग सवाल मैं आऊंगा, मुकेश सहनी को लेके बहुत सारे सवाल हैं, मैं आऊंगा अभी, धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। हमारे पास आधा घंटा है और 2 ही प्रवक्ता मेरे साथ हैं। राहुल आनंद जुड़ गए, एक तो ये बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं, आज मिल गए हम लोगों को। तो राहुल जी, बड़ा अहम सवाल आपसे कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव का जो है वो सीएम फेस बिल्कुल घोषित कर दिया। आप बड़ी बहुत बेसब्री से कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इनमें बताएं कि ये सारी चीजें क्यों हैं, अब तो घोषित कर दिया। अब एनडीए क्यों चुप है? अब आप बता दीजिए कि नीतीश जी पर भरोसा है या नहीं रहा। और दूसरे खेमे पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन सवाल यह भी तो है कि 20 साल में बिहार क्यों पीछे है? अब मुझे जरा समय दीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ हाँ। 2 बार तरीके। सबसे पहले शुरू करते हैं राजद के ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर नीतीश जी के भी ऊपर आते हैं। हाँ। सबसे पहले तो ये बात है कि महागठबंधन में नए पॉकेट में पुरानी चीजें मिलने शुरू होने वाली है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और सारे जो महागठबंधन के जो नेता मन तन धन से लगे हैं इस जंगल राज 2.0 को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, हमें और उनमें क्या जो भिन्नता है, क्या अंतर बताता हूँ। सबसे पहली बात आते हैं कि महागठबंधन में जहां सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही थी, डिप्टी सीएम को लेकर दबाव चल रहा था और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को 243 की जगह पे 253 पे उतारना शुरू कर दी है। तो ये 10 सीट का जो फ्रेंडली फाइट, इनके शब्दों में फ्रेंडली फाइट कहा जा सकता है, लेकिन अगर एनडीए के गठबंधन की बातें करें तो इन्होंने 10 सीट हमें क्लीन स्वीप में दे दी है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके यहाँ दबाव की राजनीति हो रही है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इन्होंने क्या कहा है, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार किसकी बनने जा रही है और कितने नंबर से बनने जा रही है। हमारे गठबंधन की अगर बात की तो सभी लोग अनुशासित होकर बातों को मानकर सीएम जी के नेतृत्व में चले गए हैं और लगातार हम ये नारा भी बता रहे हैं कि 2025 से 30 हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश, ये लगातार ये हमारे ट्विटर हैंडल से भी डाला जा रहा है, बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल से डाला जा रहा है। अब इससे बड़ी सबूत क्या दिया जा सकता है? प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आपके सामने उपलब्ध है। और हमें बिहार बीजेपी का ट्विटर का बड़ा पुराना हैंडल वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप ही लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी कटाक्ष करते हुए देख रहे हैं, तो वो भी सारी चीजें सामने हैं। लेकिन यकीन कर लें कि बिल्कुल नीतीश कुमार ही जो है इस बार, उनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या वही सीएम होंगे? 100% इसमें कहाँ कोई शंका है। जब एक बार कह दिया गया वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री चुनने का जो प्रोसेस की जो बात की जा रही थी, जो अमित शाह जी ने कहा था, एक व्यवहारिक रूप से बातों को कहा था, स्पष्ट किया था, लेकिन उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल से इस चीज को स्पष्ट किया था कि हमारे नेतृत्व के नेता नीतीश जी ही होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। लेकिन जहां टेंशन है वहां ये लोग पेंशन लेने की बातें कर रहे हैं। देखिए, अभी महागठबंधन की बात कर लेते हैं कि महागठबंधन में लोग टेंशन लेके पेंशन की व्यवस्था में लगे हैं कि कैसे भी हमें जिता दो कि हमें कम से कम पेंशन की व्यवस्था हो जाए। और ये सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं ये बिहार की वर्तमान स्थिति की चर्चा ये नहीं करते नजर आ रहे हैं। इसलिए नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको बिहार से मतलब नहीं है, ये किसी को मतलब है कि कल तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो नए बिहार को लेकर थी, आर्थिक चीजों को लेकर थी, बाकायदा कह रहे थे कि हमें नया बिहार बनाना है, तो चर्चा तो हुई है। देखिए, इस नए बिहार के पीछे का एक आपको मैं दृश्य समझाना चाहता हूं, हमारे आरजेडी के साथी मौजूद है, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि तेजस्वी यादव जी ने एक हताशा और निराशा वाला एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। यानी कि बिहार का पॉपुलेशन 14 करोड़ का है और परिवारों की संख्या की अगर बात कर लेते हैं तो 3.25 करोड़। तो 3.25 करोड़ में चलो 2 ही करोड़ मानते हैं, मैंने 80 लाख का छूट दे दिया इनको। क्या 2 करोड़ लोगों को ये नौकरी दे सकते हैं? इज इट पॉसिबल? ये जो कमाई की बातें करते हैं वो अपने लिए करते हैं, क्योंकि और ये नौकरी देने के नाम पर ये पैसे की उगाही करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं और वो भी 20 दिन के अंदर?
ठीक वो है, भी 20 दिन के ठीक है। अंदर। दिनेश पाल बड़े अहम सवाल उनकी तरफ से जो आप पे साधे गए, आपकी तरफ से जो साधे गए थे वो काफी हद तक उन्होंने जवाब देने की कोशिश की और एक चीज क्लियर कर दी कि नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, 100% सीएम भी नीतीश कुमार होंगे। अब आप का जवाब सवाल, 2 डेप्यूटी सीएम की घोषणा, क्या ये विकास की राजनीति है या सिर्फ जातीय संतुलन की राजनीति? क्योंकि महागठबंधन में एकता दिख रही है लेकिन उसमें सत्ता की भूख भी ज्यादा दिख रही है। सीधे तौर पर ये इल्जाम आपके ऊपर लग रहे हैं कि इनके अंदर सत्ता की भूख ज्यादा है। अब ये जनता की आवाज है या वाकई आप जो है आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अगर याद है और आप बिहार की राजनीति से रूबरू होंगे जी, तो दो डिप्टी सीएम देने की जो परंपरा खड़ी की है, किसने की है आप जानते हैं? 2 डिप्टी सीएम भाजपा से शुरू हुआ। ठीक है। तो क्या ये भाजपा के लोग सत्ता के भूखे थे या क्या जातिगत समीकरण था या क्या मजबूरी थी, अब वो बताएंगे। आप इसी एक ही कार्यकाल में, वो भी ध्यान दीजिएगा, एक ही 5 साल कार्यकाल में शुरू में 2 डिप्टी सीएम अलग थे, बाद में 2 डिप्टी सीएम अलग हुए, यानी 4 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने 5 साल के अंदर दिया। तो ये सवाल कर रहे हैं दूसरे पे, तो क्या मजबूरी थी? और कई राज्यों में 2 डिप्टी सीएम दिए हैं, दूसरे बगल में उत्तर प्रदेश भी है। दूसरी बात, इन्होंने शुरुआत में जंगल राज की बात की, जो कि नीतीश जी भी जंगल राज 2.0 2.0 भी बोले। ये लोग 5 से लेके लगातार 5 के विधानसभा चुनाव में, 10 के विधानसभा चुनाव के, 15 के, 20 के, 25 के, कल तो नीतीश जी आए थे छपरा में, आज भी आए हुए छपरा में, उनके सभा में 500 लोग आदमी भी नहीं जुटा था रेलगंज में, लेकिन वो एक ही टेप की रिकॉर्डिंग की तरह लिख के दे देता हूँ, वही पढ़ रहे हैं। अरे भाई, आप 20 साल रह लिए, अब 20 साल में आप उतनी पुरानी बात को, जो कि कोर्ट ने एक 97 में पटना के ऑफिस अधिकारियों पे टिप्पणी की थी, उसको लेकर आज तक आप रख रहे हैं। आपने क्या किया? सवाल खड़ा होता है। आज स्थिति ये इन्हीं का एनसीआर, इन्हीं के सरकार में एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, और आप भी जानते होंगे कि अपहरण, हत्या, अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और बिहार दूसरे नंबर पे है। 20 साल से मुख्यमंत्री जी हैं और गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, सबसे साक्षरता दर कम बिहार में है, सबसे बदहाल शिक्षा व्यवस्था बिहार में है। तो आप तो बिहार को बर्बाद किए हुए हैं, उसके बाद भी आप दूसरे के जगह, और आप जान रहे होंगे 2025 में प्रति माह एससीआरबी के डाटा के अनुसार 239 हत्याएं प्रति माह बिहार में अभी हो रही है 2025 में। और आप देखें कि कहाँ गोलियां पटना में होटल रहे हैं। दूसरी बात, आप तो ये मुकेश सहनी जी एक अति पिछड़ा के बेटा है, बहुत संघर्ष किए, अपनी पार्टी आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी डिमांड थी और यही लोग सवाल करते थे। आपको याद होगा हर डिबेट में लोग सवाल करते थे, तो मांग रहे हैं और ये लोग देंगे नहीं, लेकिन आज जब हम लोग दे दिए तो ये अलग राग नाप रहे हैं। हम लोग सर्वसम्मति से सम्मान सामंजस्यपूर्ण एक समन्वय बना के घोषणा किया है, और मुकेश सहनी राहुल आनंद जो मांग थी जाए थी, राहुल आनंद जब देंगे तो भी दिक्कत, नहीं देंगे तो भी दिक्कत, यानी कि आप जो है सिर्फ निशाना साधने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए, आज जो है बड़ी सवालों की झड़ी लगी आपके ऊपर। मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल आनंद, गहलोत बोल रहे हैं कि एनडीए बताए उनका नेता कौन, चलिए आपने बता दिया, क्या इसका जवाब भाजपा देने से बच रही है? ये भी आपने क्लियर कर दिया। लेकिन बिहार चुनाव में कौन आगे, विजन या वंश? तेजस्वी ने कहा जेडीयू के 20 साल राज करने के बाद, 11 साल मोदी के शासन के बाद बिहार सबसे गरीब है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में पलायन हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार फिसड्डी है, बिना घूस दिए यहां कोई काम नहीं होता है, और यूं कह रहे थे कि जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं है, डिपार्टमेंट मंत्री नहीं है, अफसर चला रहे हैं, कई घोटाले हुए लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं, चूहे पुल गिरा दे रहे हैं, पटना की सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, बिजनेसमैन की हत्या हो रही है, कहीं कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की बातें सीधे तौर पर। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मजा आएगा। ये डिबेट में इतनी अच्छी चीज है आपके साथ डिबेट में कि तथ्यों के ऊपर ज्यादा बातें होती है, इसका मैं सम्मान करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा कि यहाँ पे लूट और हत्याएं होती हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है इसके ऊपर कभी वो चर्चा नहीं करते। उनके शासनकाल में सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस हुआ करता था, यहाँ सेटलमेंट फ्रॉम नगरा ऑपरेशन से हो रहा है। यानी कि मैं इस चीज को मानता हूं, मैं दरकिनार नहीं करता हूं कि लूट और हत्या की घटनाएं हुई है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल भी किया गया है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन आपसी रंजिश की जो हत्याएं हैं वो आपराधिक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है इसको आप देख लें। यहाँ संगठित अपराध नहीं हो रहा है, इस बात की तो गारंटी ही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिनके शासनकाल में लोग
डर के मारे गाड़ी तक नहीं खरीदते थे। ये वही आरजेडी के लोग हैं, जहां पे पूछिएगा दिनेश पाल जी से कि एक डॉक्टर ने गाड़ी खरीदी थी, उस डॉक्टर की गाड़ी सीएम हाउस में से बरामद हुई थी और सीएम हाउस में पैसे देकर छोड़ाने पड़े थे उस गाड़ी को। तो कम से कम वो स्थिति तो नहीं है। और आज बिहार के अंदर अगर देखा जाए, 2 दिन पहले की बात करता हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले अखबार में छपा था कि बिहार में धनतेरस के शुभ अवसर पे 25 ऐसी गाड़ियां बिकी जो 1 करोड़ से ऊपर थी। 1 करोड़ से ऊपर थी, यानी कि जॉय हैज देयर न्यू एड्रेस। उन्होंने मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के शोरूम को अगर खोला है बिहार के अंदर पटना में, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए ही खोला होगा कि शायद ये स्थिति है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये प्लांट की बात करते हैं, जो ये पलायन की बात करते हैं, उस पलायन के आंकड़े पे हम आते हैं। पहले ये पलायन का आंकड़ा 5 करोड़ था, आज वो पलायन की आंकड़ा 2 करोड़ 90 लाख है। और मैं वर्तमान में लगातार कहता आ रहा था, और पूर्व के भी डिबेट्स उठाकर देखे जा सकते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 जब स्टार्ट हुआ 2020 के बाद, तो लोगों में विश्वसनीयता आई। तेजस्वी यादव ये बात भी कह रहे थे साथ साथ में, क्योंकि पलायन का मुद्दा चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि 4 करोड़ तो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। अगर 4 करोड़ उनके पास रजिस्टर्ड हैं तो बाकी कितने, ये तो आप हालात लगा लो, तो वो 6-7 करोड़ रुपए करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि ईस्टर्न पोर्टल जो बिहार सरकार का है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वहां 2 करोड़ 90 लाख है एट प्रेजेंट। और बिहार की जीडीपी की बात करते हैं, यानी कि अगर तेजस्वी यादव जी पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे होशियार। बिहार की अगर जीडीपी की बात कीजिए, उनके शासनकाल में 22,000 करोड़ का बजट था, आज 3.17 लाख करोड़ का बजट है। और साथ ही साथ बिहार की जीएसडीपी की अगर हम बात करते हैं तो 8.57 ट्रिलियन है। यानी कि हमने बिहार को फिर भी 20 साल पीछे क्यों है? फिर भी 20 साल पीछे क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि 20 साल पीछे हो गया है बिहार, और इतने हालात बुरे कर दिए हैं इन्होंने कि इनके पुल गिर जा रहे हैं, चूहे जो हैं वो शराब पी जा रहे हैं, और चूहे ही जो है पुल भी गिरा दे रहे हैं। ये जो चूहे जो शराब पीने वाला जो मसला है ना, चूहे का शराब पीने वाला मसला है, शायद हमारे आरजेडी के साथी नहीं जानते हैं, ये चूहा उन्हीं के शासनकाल में शराब पीकर गया था। एक बार देख ले, वो सत्ता में थे जब वो शराब पीकर गया था चूहा। तो अगर मान लीजिए कोई बाघ या टाइगर या ये जो तेंदुए होते हैं, जब ये हमला करते हैं तो इनको पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए जाते हैं, ये पिंजरे चूहे के लिए क्यों नहीं लग रहे हैं? देखिए, जो भी गलतियां हुई है, जो भी करप्शन है, सरकार का 3D के ऊपर करप्शन कॉम्युनल की जो बातें हम करते हैं, उस पर हमेशा उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। देखिए, अगर कहीं घुसखोरी बढ़ी भी है, किसी के घर पे अगर पैसे आए हैं तो वहां वो पैसे बरामद भी हुए हैं, और इसी सरकार ने बरामद किया है, इसी सरकार ने बरामद किया है, और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपलब्ध भी है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने झगड़े में अपना वक्त जाया किया, और हम चुनावी मोड में जनता के बीच में चले गए। आज ये सेटलमेंट कर रहे हैं। ये अहम बात है, ये अहम बात है। मैं बिल्कुल इस पे सवाल लेने वाला था अगला। दिनेश पाल, बड़ी अहम बात, जिस टाइम हमने देखा कि बिहार में आपने एसआईआर का मुद्दा उठाया, बिहार में आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस भी इसमें जो है फ्रंट फुट पे आपके साथ खेल रही थी, सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि पक्ष में जा रही हैं, ज़मीनी लेवल पर आप जो है चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन बाद में जो है आपका ही गठबंधन बिखरता हुआ नजर आया, झगड़ों में नजर आया। ये सारी चीज़ें ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने दिखाने की कोशिश की कि हम एक हैं, लेकिन चीज़ें ये जो शुरुआत में आपने दिखाया था वो बाद में कैलिबर कमज़ोर होता चला गया, और वही शायद आज राहुल भी कह रहे हैं। और एक बड़ा अहम सवाल, आपने कहा कि 20 साल की निकम्मी सरकार बदलेगी, लेकिन जनता को 15 साल का लालू राज भी वो याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या किया था इन्होंने। तो क्या भरोसा है कि आप जो है वो जो जिस तरह की जंगल राज की बात करते हैं, तो वो भरोसा जो है जनता का अगर खोया था तो क्या वो वापस आ जाएगा इस बार? और जहां एनडीए चेहरा नहीं बता रही है, वहां आरजेडी चेहरे की जरूरत से ज्यादा मेकअप लगा रही है, इस तरह का इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है? देखिए, अगर 15 साल की जनता याद करने लगे, दूसरी पीढ़ी का बच्चा लोग गांव में युवा जो बने हैं वो नहीं जानते अतीत अपना, और जब उनको अपने पिता से पता चलेगा, गांव के जो दलित अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन्हें जब अपना अतीत मालूम होगा कि उनके पिताजी को, उनके दादाजी को कैसे बेकारी कराया जाता था, कैसे उनके दरवाजे पर चारपाई पे बैठने नहीं दिया जाता था, कैसे नया कपड़ा पहने गली में सामंतों के सामने से गुजरने नहीं दिया जाता था, कैसे जूता पहन के नहीं चल सकते थे, यह जब उनके मालूम होगा कि इस तरह की स्थिति थी जिससे आदरणीय लालू जी ने मुक्ति दिया, तो उन्हें याद होगा कि हाँ, वह जंगल राज नहीं मंगल राज था उन अति पिछड़ा दलितों के लिए, और हाशिए के अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो कहिए बहुजन समाज के लिए। तो वह एक बहुत खूबसूरत समय रहा हम लोग के लिए। और उस समय जब हम लोग तमाम बिहार की बड़ी आबादी जो शिक्षा से दूर थी, नहीं पढ़ पाते, तो उसे लालू जी ने ललकारा, मोटिवेट किया कि गाय चारने वालों, भैंस चारने वालों, घोगा बिनने वाले, तुम लोग पढ़ना चाहो, पढ़ना सीखो, और लोगों को मालिक कहना छोड़ो। इस तरह की जो चेतना कई बार होती है ना, कि जब विवेकानंद जी कहते थे कि किसी को, विद्यार्थी को पढ़ाने से अच्छा है उसके अंदर पढ़ने की ललक पैदा कर दीजिए।
वो खुद पढ़ लेगा क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है। यह काम तो जो लालू जी ने किया था। दूसरी बात है, राहुल जी जो कह रहे थे बजट की बात, आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा कि आज मान लीजिए आज से 20 साल पहले आप अगर मैट्रिक पास किए हो और आप 65% लाए हो 20 साल पहले, तो उस समय आप अपने स्कूल में टॉपर रहे होंगे। और आज अगर आपका बेटा 20 साल बाद मैट्रिक पास करके लाता वहीं से और वो 70% लाएगा, तो क्या आप कहेंगे विकास किया है? तब आप पूछेंगे कि तुम्हारे क्लास में बाकी बच्चों का कितना प्रतिशत है, क्योंकि समकालीन जो स्थिति है उसमें तुलना करेंगे। क्योंकि उस समय 65 टॉपर होता था, लेकिन आज 85-90 तक जा रहा है, तो उस 70 से आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये जब बजट की बात और सड़क की बात करते हैं तो देखना होगा कि उसी पैरेलल में बाकी राज्यों का विकास कितना हुआ है और उसमें बिहार कहाँ है। जिस सड़क की बात करते हैं बिहार का 2005 के बाद 2019 में 148% सड़क बना, लेकिन बगल में झारखंड 350% सड़क बढ़ा। बाकी राज्य सब ज्यादा 250-400% बढ़ा है। और ये जब बजट की बात कर रहे थे कि 3 लाख करोड़ रुपए, इनको यह भी मालूम होगा कि 2005 में बिहार केवल 27,000 करोड़ रुपया कर्ज में थी बिहार सरकार, और आज 3,32,000 के कर्ज में बिहार सरकार है। और आज प्रतिदिन 63 करोड़ हम ब्याज देते हैं, बिहार ब्याज देता है, और बिहार में जन्म लेने वाला बच्चा भी 29,000 के कर्ज का कर्जदार बन जाता है। तो बिहार को कितने कर्ज में, कितने गर्त में धकेले इतने दिनों में, और यह कह रहा है कि हमने बजट बढ़ा दिया। तो राहुल आनंद बड़ा चाहिए। आपने अगर कटाक्ष किया तो उनकी तरफ से जवाब भी बड़ा। दूसरी तरफ सुनिए, रोजगार पे भी बोले थे, उस पर रोजगार की बात कर रहे थे। आपको इनको याद होगा 2020 के चुनाव में इनकी केंद्रीय मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो बिहार में आकर कही थी कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और हम लोग 10 लाख की बात किए थे तो नीतीश जी को आश्चर्य हो रहा था कहां से पैसा आएगा। जबकि 2020 में इनकी सरकार बनी, अगस्त 2022 तक सरकार में थे, लगभग 2 साल, तो ये 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए। और कैसी मजबूरी आई जब वही सर नीतीश जी के साथ हमारी सरकार बनी, तो 15 अगस्त को नीतीश जी खुद घोषणा कर दिया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उसके बाद 17 महीने में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी, और जिस 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जिसको राज्यकर्मी नहीं कर रहे थे उनको हम लोग राज्यकर्मी किए। और आज भी नेताजी ने कहा कि बिहार के जितना संविदा कर्मी है सबको हम सरकारी करेंगे, क्योंकि संविदा कर्मियों की पीड़ा को हम महसूस करते हैं। राहुल आनंद, 2025 की तुलना अगर आप इतने पुराने टाइम से कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले से, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप देखें ना क्या हालात थे उस टाइम पे, और किस गर्त में आपने लाके डाल दिया है कि हर शख्स पे इतना कर्ज है कि वो पैदा होने वाला बच्चा भी के कर्ज के बोझ में पैदा हो रहा है। तो ये वाले हालात तो आपने बिहार पे कर दिए हैं। दूसरा ये कि ये लोग पहले नौकरी के बारे में सोचना भी गवारा नहीं कर सकते थे। यही नीतीश कुमार थे जो कहते थे कि भाई कहाँ से नौकरी देंगे, लेकिन आज वो तेजस्वी यादव के छोटे से कार्यकाल में डेप्यूटी सीएम रहते हुए वो हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया, शायद करके भी दिखा देंगे आने वाले वक्त में भी, अगर जनता मौका देती है तो। शायद मेरे मित्र को इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहा था, ये मीडिया में और पब्लिक डोमेन में ये उपलब्ध है, कि जब इनसे पूछा जा रहा था कि भाई 10 लाख नौकरियां कहाँ है, कहाँ है वो 10 लाख नौकरी, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री बने जो है उसको ना देना है, हम तो बस कह सकते हैं। तो यानी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने नौकरी दी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो ये बातें करते हैं कि देश का, बिहार का बच्चा कर्ज में है, बिहार का बच्चा भी कर्ज में जो जन्म ले रहा है। तो मैं आपको एक चीज को बता दूं कि किसी भी देश का हो या राज्य का जीडीपी अगर उसके 100% से ऊपर है तभी चुनौती है, अगर उसके नीचे है तो वो अच्छी बात मानी जाती है। अगर आप देखा जाए कंपेयर करके, अगर अपने देश में अगर आर्थिक वृद्धि दर अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कर्ज लेके बढ़ रहा है, लेकिन आपके जीडीपी का वो जीडीपी से नीचे होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है तब आपको चिंता करने की आवश्यकता है कि वो हम पैसे कहां से लौटा पाएंगे। और जहां तक थोड़ा सा एक बार देख लेने की आवश्यकता है कि अब देश का जो कर्ज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने के बाद जो पैसे लौटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कितने शिद्दत से लौटाई जाती है इसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी राज्य सरकार, मैं अपनी राज्य सरकार की बात करता हूँ, ये महागठबंधन की सरकार की तरफ फेल्योर साबित नहीं होना है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ था, कर्नाटका में सरकार बनी थी और जनहित के कल्याण के लिए इन लोगों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, और इनके डिप्टी सीएम का तो बयान आया कि हमें जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए हमें पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाना पड़ रहा है। यानी कि
महागठबंधन में लोग ये काम करेंगे। हमने तो वो प्रक्रिया नहीं की, हमने तो बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम कहां से देंगे और कैसे देंगे। तो राहुल आनंद, ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता से मेरा सवाल, बड़ा अहम सवाल ये वाला सीधे तौर पर, कि जब आप अगर सरकार में आते हैं, ये जो आप दिनेश जी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया गया है, ये सारी चीजें हैं, ये तो चाहे बीजेपी सरकार में एनडीए रहे या इंडिया गठबंधन रहे, या अगर बोझ है तो है, तो क्या ये जो मॉडल कर्नाटक में आपने इस्तेमाल किया, तो वो मॉडल बिहार में तो नहीं होने वाला है कि भाई हम चीजें को बेहतर करने के लिए लोगों पे बोझ बढ़ाएंगे? देखिए, एक चीज तो जैसा कि राहुल जी ने कहा कि केंद्र जो सरकार का कर्ज है वो घट रहा है। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में केंद्र सरकार 50 लाख करोड़ कर्ज में था, 50 लाख के आसपास, और आज के डेट में वो 181 लाख करोड़ कर्ज में हो गया है। तो दुगना से भी ज्यादा बढ़ा है, पता नहीं कहाँ से घट रहा, नहीं मालूम मुझे। सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास में, आप जल्दी से अपनी बातों को। दूसरी बात कि बिहार, हमारे नेताजी ने कई बार कहा, आपने जब मुख्यमंत्री थे तो एक बार व्यापार बिजनेसमैन का मीट भी कराए थे, कि हम लोग बिहार में इन्वेस्ट लाएंगे, बाहर से व्यापारियों को बुलाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और आपको जान ले, बिहार में एक बड़ा गजब का फैसला तो बड़ा अच्छा था, लेकिन नीतीश जी की अचेत अवस्था होने की वजह से, प्रशासन का कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बिगड़ गई। जैसे शराबबंदी कानून तो बहुत बढ़िया था, अगर अच्छा लागू होता, लेकिन आज की स्थिति राहुल जी भी वाकिफ हो गए कि बिहार में सबसे ज्यादा जहरीली शराब से लोग मरे, खूब मरे, सैकड़ों मरे, और उसके बाद होम डिलीवरी हो रही है, यानी कि उसका छोटा सा सवाल इसके बीच में, गिरिराज कह रहे हैं कि महागठबंधन तो टिकट बेचवा गिरोह है, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? आपको हम कहिएगा तो वीडियो दिखा देंगे जिसपे लगा हुआ है नित्यानंद राय के खिलाफ नारे लग रहे हैं कि 5 करोड़ में टिकट बिचवाए हैं। तो देखिए, हर पार्टी पे जब उसके कार्यकर्ताओं की सरकार, हमारे पार्टी के प्रति लोगों में कितना विश्वास, आत्मविश्वास है कि सरकार आ रही है, हम जीत जाएंगे, तो दावेदार भी अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ 10-8 दावेदार है, उसमें टिकट किसी एक को मिलना है, तो वो बेचारे निराशा में या गुस्से में कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा, जिसको टिकट मिलता है वो पूरा उनको आभार व्यक्त करता है। राहुल आनंद, ये सिर्फ आरोप है या वाकई इसके पीछे का कुछ आपके पास तथ्य है? हर पार्टी पर आरोप लग रहा है। ठीक है, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। जो मधुबन विधानसभा के जो व्यक्ति थे, जो अपना कुर्ता फाड़ कर आरजेडी कार्यालय, माफ कीजिएगा, लालू राबड़ी देवी जी की आवाज के सामने वो किस तरह से मानसिक दिवालियापन घोषित हो रहे थे, ये बिल्कुल एक जीवंत उदाहरण है। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है, आप वक्त ही कमी है, आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बड़ी खबर यही, महागठबंधन ने चेहरा दिखा दिया है, एनडीए अब भी आईने के सामने खड़ा है। तेजस्वी यादव क्या बिहार की नई उम्मीद है, या फिर वही पुरानी राजनीति के नए पोस्टर? कुर्सी की लड़ाई में बिहार की जनता कहीं पीछे ना रह जाए, क्योंकि असली सवाल चेहरों का नहीं, बिहार के भविष्य का है। यही थी आज की बड़ी खबर। मैं हूं मोनी सनवर, आदाब।